जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुल चुका है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जब 50 मेंबर्स हो जाएंगे तो फिर एक मेंबर ओनली वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा और वो वीकली होगा। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। Tayyip Erdoğan. Kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. मस्जिद हमारे बैरक हैं, गुंबद हमारे हेलमेट हैं, मीनारे हमारा भाला है और मजहब में बिलीफ रखने वाले हमारे सैनिक हैं। दोस्तों, 1997 फौज के तख्ता पलट से पहले सिर्फ एक साल तक तुर्की के उस वक्त के प्रधानमंत्री नेमेटिन एर्बकान ने सत्ता संभाली थी। उसी साल अर्दोगान ने ये पोयम मस्जिद हमारे बैरक है को पब्लिकली पढ़ा था, जिसके लिए रेशियल हेट्रेड यानी नस्लीय नफरत भड़काने का दोषी ठहराया गया था और उन्हें 10 महीने की जेल भी हुई थी। पर जेल में 4 महीने बिताने के बाद वो सियासत में वापस लौट आए। लेकिन 1998 में उनकी पार्टी पर मॉडर्न तुर्की के सेक्युलर वैल्यूज के वायलेशन की वजह से बैन लगा दिया गया था। फिर अगस्त 2001 में उन्होंने अपने सहयोगी अब्दुल्ला गुल के साथ एक नई पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP बनाई, जिसकी आइडियोलॉजी प्रो इस्लाम थी। अर्दोगान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, खास तौर से दो तरह के ग्रुप्स के सामने अर्दोगान का कद बढ़ रहा था। एक कैटेगरी उन लोगों की थी जो देश के सेक्युलर कैटेगरी वाले लोगों के चलते खुद को हाशिए पर महसूस करते थे, और दूसरे वो जो 1990 के दशक के आखिरी में फाइनेंशियल मंदी से परेशान थे। 2002 में AKP ने संसदीय चुनाव में मेजॉरिटी हासिल करी और अगले साल अर्दोगान को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो आज तक पार्टी के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 2003 के बाद से वो 3 बार प्रधानमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके कार्यकाल के दौरान एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जिसके लिए एक सुधारक के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर उनकी काफी तारीफ हुई। अर्दोगान 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उनके 3 कार्यकाल का वक्त पूरा हो चुका था। इसके बाद वो प्रेसिडेंट के चुनाव में शामिल हो गए। उन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पद में सुधार करने की स्कीम बनाई, लेकिन अपने राष्ट्रपति पद के स्टार्टिंग में ही उन्हें 2 इम्तिहान का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी ने 2015 में कई महीनों के लिए संसद में अपना बहुमत खो दिया और फिर अगले साल 15 जुलाई 2016 को तुर्की ने दशकों बाद तख्ता पलट की पहली कोशिश देखी। लगभग 300 नागरिक उसमें मारे गए, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट की साजिश रचने वालों को आगे बढ़ने से रोका था। इस साजिश के लिए गुलेन आंदोलन को दोषी ठहराया गया था, जिसकी अगुवाई अमेरिका बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर फतुल्ला गुलेन ने करी थी। रेचप तैयब अर्दोगान ने 2017 के एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराया और उसमें जीत हासिल करी, जिसके चलते उन्हें प्रेसिडेंट रहते हुए काफी ज्यादा ताकत मिल गई, जिसमें इमरजेंसी की सिचुएशन लागू करने और टॉप ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के साथ साथ कानूनी प्रोसेस में दखल देने का हक भी शामिल था। दोस्तों, रेचप तैयब अर्दोगान की पैदाइश 1954 के फरवरी के महीने में हुई थी।
उनके फादर तुर्की के कोस्ट गार्ड फोर्स में थे। जब अर्दोगान 13 साल के थे तभी उनके फादर ने अपने 5 बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए इस्तांबुल में बसने का फैसला किया। युवा अर्दोगान नींबू का शरबत और एक तरह की टर्किश ब्रेड सिमीट बेचते थे ताकि थोड़े पैसे कमा सकें। इस्तांबुल के मरमरा यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री लेने से पहले उन्होंने एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ाई भी करी थी। अर्दोगान जब यंग ही थे तब फुटबॉल की तरफ उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ा और उन्होंने 1980 के दशक तक सेमी प्रोफेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन उनका दिल सियासत में लगता था। वो 1970 और 80 के दशक में इस्लामवादी हलकों में एक्टिव थे। इस दौरान ही वो नेमेटिन अरबाकन की इस्लामिक सपोर्टर वेलफेयर पार्टी में शामिल हो गए। 1994 में अर्दोगान ने इस्तांबुल के मेयर पद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल करी। इसके बाद अगले 4 साल तक वो इस्तांबुल के मेयर बने रहे। दोस्तों, रेजब तैयब अर्दोगान बेहद मामूली बैकग्राउंड से तुर्की की सियासत के सबसे बड़े शख्सियत के तौर पर उभरे हैं। वो पिछले 20 सालों से तुर्की की अगुवाई कर रहे हैं। मॉडर्न दौर के तुर्की में कमाल अतातुर्क के बाद किसी नेता ने देश को आकार दिया है तो वो तैयब अर्दोगान है। तमाम मुश्किलों से जूझने के बाद 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें एक बार फिर जीत हासिल हुई है। हालांकि तकरीबन आधी अवाम ने उन्हें अपना वोट नहीं दिया है। कुल मिलाकर तुर्की में रेजब तैयब अर्दोगान फिर से प्रेसिडेंट चुनाव जीत गए हैं। अर्दोगान पिछले 2 दशक से तुर्की की कमान संभाल रहे हैं और 2 दशक सत्ता में रहने के बाद भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। अर्दोगान की जीत भारत के लिए भी काफी मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्दोगान को जीत की बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिश्ते अच्छे होंगे और ग्लोबल मुद्दे पर सहयोग बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने भले बधाई दे दी हो, लेकिन उन्हें पता है कि अर्दोगान के सत्ता में आने के बाद से ही भारत के रिश्ते तुर्की से अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों का दौरा किया, लेकिन तुर्की नहीं गए हैं। 2019 में मोदी तुर्की का दौरा करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका दौरा रद्द हो गया था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्पेशल दर्जा भारत ने खत्म कर दिया था और तुर्की ने इसका खुलकर विरोध किया था। अर्दोगान ने इस मुद्दे को यूएन की जनरल असेंबली में भी उठाया था। कश्मीर पर अर्दोगान की लाइन पाकिस्तान के फेवर में ही रही है। भारत के लिए हमेशा से यह अनकंफर्टेबल करने वाला रहा है। तुर्की इस्लामिक मुल्कों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में भी कश्मीर का मुद्दे को लेकर हमेशा भारत पर हमलावर रहा है। भारत तुर्की की इन ऑब्जेक्शंस के जवाब में कहता रहा है कि कश्मीर उसका इंटरनल मामला है और तुर्की की टिप्पणी भारत के इंटरनल मामले में इंटरफेयर करने जैसा है। तमाम जानकारों का मानना है कि अर्दोगान की जीत भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। तुर्की में अर्दोगान की जीत भारत के लिए बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा करने वाली है। जानकारों का मानना है कि तुर्की कश्मीर पर इस्लामिक लाइन पर सपोर्ट तमाम मुसलमान मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान को भी देगा। OIC में भी कश्मीर पर एक्टिव रहेगा। सबसे ज्यादा फिक्र करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की की जुगलबंदी ऑटोमन अंपायर वाला अर्दोगान का मकसद भी भारत के ऑपोजिट है। वहीं दूसरी तरफ अर्दोगान की अगुवाई में तुर्की का ब्रिक्स में आना किसी भी मायने में भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रूस के साथ भी अर्दोगान की दोस्ती बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की का पाकिस्तान परस्त रुख रहा है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1950 के शुरुआती दशक या कोल्ड वॉर के दौरान में हुई थी। इसी दौर में भारत पाकिस्तान के बीच 2 जंग भी लड़ी गई थी। तुर्की और भारत के बीच डिप्लोमेसी 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी। तब भारत के आजाद हुए मुश्किल से तकरीबन 1 साल ही हुआ था। इन दशकों में भारत और तुर्की के बीच करीबी साझेदारी डेवलप नहीं हो पाई है। कहा जाता है कि तुर्की और भारत के बीच तनाव 2 वजहों से रहा है। पहला, कश्मीर के मामले में तुर्की का पाकिस्तान परस्त रुख और दूसरा, कोल्ड वॉर में तुर्की अमेरिकी खेमे में था, जबकि भारत नॉन अलाइनमेंट की वकालत कर रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। दोस्तों हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुला हुआ है जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @the rate of अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।